नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। भारत की पहली स्वदेशी कैंसर थेरेपी को मिली मान्यता। थेरेपी का नाम है नेक्सकार 19। अब भारत में कैंसर उपचार होगा विदेशों से 10 गुना सस्ता। विश्व बैंक की बाढ़ पर आई रिपोर्ट, भारत में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, अस्थिर शहरीकरण है वजह। और लंबाडी कढ़ाई चर्चा में, खानाबदोश जनजाति है लंबाडी, अधिकतर कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में पाए जाते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करें। आप कैंसर के डर से भली भांति वाकिफ हैं। ये एक बहुत खराब बीमारी है और इसका इलाज बहुत महंगा है। आपने कई बार खबरों में देखा होगा कि कैंसर के इलाज में लोगों के लाखों रुपए लग जाते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि पेशेंट बच पाएगा। मिडिल क्लास ग्रुप की तो जीवन की पूरी जमा पूंजी इलाज में खर्च हो जाती है, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लोअर इनकम ग्रुप इलाज करवा ही नहीं पाता और पेशेंट की तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे कई केस हुए जिनमें जिस पेशेंट की कीमोथेरेपी वगैरह होती है वो इलाज के बाद एक जिंदा लाश भी बन जाता है। और कैंसर का इलाज विदेशों में करवा पाना सबके बस की बात भी नहीं है। लेकिन अब कैंसर पेशेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत ही सुखद खबर सामने है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कैंसर थेरेपी को मान्यता दी है। इस थेरेपी का नाम है नेक्सकार 19। यह एक प्रकार की CAR T सेल थेरेपी है। नेक्सकार 19 IIT बॉम्बे द्वारा स्थापित कंपनी इम्यूनोएसिटी के द्वारा बाजार में लाया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि इससे भारत में कैंसर का इलाज काफी सस्ता होने वाला है। भारत में इसके आने से कैंसर का उपचार विदेशों की तुलना में 10 गुना तक कम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं CAR T सेल थेरेपी क्या है और CAR T कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं को कैसे ढूंढती और नष्ट करती हैं। CAR T एक क्रांतिकारी थेरेपी है। इसको सेल एंड जीन थेरेपी भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं, खासकर टी कोशिकाओं में बदलाव करके उन्हें शक्तिशाली कैंसर फाइटर सेल्स में बदल देती है। इन्हीं कैंसर फाइटर सेल्स को CAR T कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि टी कोशिकाएं एक प्रकार की विशेष श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो बीमारी और संक्रमण का पता लगाती हैं और उनसे लड़ती हैं। टी कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य साइटोटॉक्सिक है, जिसका मतलब है कि यह अन्य कोशिकाओं को मार सकती है। CAR T थेरेपी में शरीर से टी कोशिकाओं को निकाला जाता है, फिर इसके जीन में बदलाव करके इन्हें कैंसर से लड़ने वाली कोशिकाओं में बदला जाता है। इन सुपरचार्ज्ड कोशिकाओं को फिर शरीर में वापस डाल दिया जाता है और ये कैंसर फाइटर सेल्स कैंसर कोशिकाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं और उन्हें मार देती हैं। यह थेरेपी विशेष रूप से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर में बहुत उपयोगी है। अब ये समझते हैं कि स्वदेशी रूप से विकसित नेक्सकार 19 कैसे काम करती है। देखिए, कैंसर सेल्स अपने साथ एक विशेष प्रकार का प्रोटीन कैरी करते हैं। इस प्रोटीन का नाम है CD19 प्रोटीन। यह प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं पर एक झंडे की तरह काम करता है। इसी झंडे को CAR T सेल्स पहचान लेती हैं। इसी झंडे के कारण CAR T सेल्स कैंसर सेल्स से जुड़ पाती हैं और आगे की लड़ाई करती हैं। आइए अब समझते हैं यह कैंसर के अन्य उपचारों जैसे कीमोथेरेपी से कितना प्रभावी और कितना अलग है। आपको पता होगा कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे उपचार कैंसर रोगी के जीवन में कुछ महीने या कुछ साल जोड़ सकते हैं। वहीं CAR T थेरेपी कैंसर रोगी को ठीक करने और आजीवन लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई। ये एक बार की थेरेपी होती है। इसमें कीमोथेरेपी के जैसे कोई सेशन नहीं लेने पड़ते। इसमें पेशेंट को दर्द वगैरह नहीं होता। कुल मिलाकर यह कैंसर के इलाज को आसान भी बना देता है। यह गैर प्रतिक्रियाशील कैंसर रोगियों के लिए एक जीवन रेखा है। आपको गर्व होगा कि कई विकसित देशों के पास अपनी CAR T थेरेपी नहीं है। ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप से आयात करते हैं। भारत अब स्वदेशी CAR T और जीन थेरेपी प्लेटफॉर्म रखने वाले पहले विकासशील देशों में से एक है। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बाढ़ का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। जहां देखो वहां से बाढ़ की खबरें आती हैं। पिछले महीने सिक्किम में एक ग्लेशियल लेक के फटने से कई जानें चली गई। ये मामला सवालों के घेरे में था। इसी मामले पर विश्व बैंक ने बाढ़ और इससे जुड़े जोखिमों से रिलेटेड एक स्टडी करवाई। यह नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई है। स्टडी के मुताबिक दुनिया भर के कई शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। यह खतरा प्राकृतिक बाढ़ से नहीं बढ़ा है, बल्कि इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये शहर
फ्लड प्रोन या फिर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं स्टडी के निष्कर्ष क्या है। स्टडी में बताया गया है कि 1985 के बाद से फ्लड प्रोन क्षेत्रों में मानव बस्तियां दोगुनी से भी अधिक हो गई हैं। कई कारणों से दुनिया भर के शहरी इलाकों में लगातार बाढ़ आ रही है। इन आपदाओं से जान और माल का नुकसान होता है। इससे सरकारों के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और यह सरकारों को आर्थिक संकट में धकेल सकती है। अर्बन सेटलमेंट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस स्टडी के निष्कर्ष भारत में अस्थिर शहरीकरण के जोखिम को चीख चीख कर बता रहे हैं। अस्थिर शहरीकरण का मतलब अंधाधुंध शहरीकरण। देखिए, भारत के गांवों की और छोटे कस्बों शहरों की कहानी आपको पता ही है। यहाँ रोजगार के साधन नहीं हैं और अगर हैं तो बहुत कम है और आबादी तेज स्पीड से बढ़ ही रही है। जितनी आबादी है उतने रोजगार नहीं है। तो ये गांव के या छोटे कस्बों शहरों के लोग बड़े शहरों की ओर अपना सामान उठा के आते हैं, यहाँ नौकरी करते हैं और यहीं रहने लगते हैं। अब शहर भी इन लोगों को सर पर छत देने के लिए बड़े होते जाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि शहर जब बड़े होते हैं तो बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के कई घर या अपार्टमेंट बना लिए जाते हैं। न सही ड्रेनेज सिस्टम होता है, न ही सही वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और इस व्यवस्था की पोल तब खुलती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है। इसी को अस्थिर शहरीकरण कहते हैं। शहरी विस्तार में स्थानीय स्थलाकृति पर ध्यान न देने से बाढ़ संबंधी महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जिस भी शहर ने जनसंख्या वृद्धि और शहरी विस्तार में स्थानीय भौगोलिक कारकों की अनदेखी की, वहां बाढ़ आई। आपने टीवी में मॉनसून के सीजन में बेंगलुरु और गुड़गांव की तस्वीरें देखी होंगी कि एवरेज बारिश में भी सड़कों पर पानी भर जाता है। खैर, वापस आते हैं रिपोर्ट की तरफ। ये रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है कि शहरी विस्तार की योजनाओं में बाढ़ से संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखने की तत्काल जरूरत है। स्टडी में यह भी पाया गया कि मध्यम आय वाले देशों में निम्न और उच्च आय वाले देशों की तुलना में फ्लड प्रोन क्षेत्रों में अधिक शहरी बसावट है। मतलब मध्यम आय वाले देशों में अधिक लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बाढ़ का खतरा है। आपको बता दें कि विश्व बैंक के अनुमान में भारत एक निम्न मध्यम आय वाला देश है। चलिए इस रिपोर्ट के बेस पर समझते हैं कि भारत को क्या खतरा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत उन टॉप 20 देशों में शामिल नहीं है जिनके ह्यूमन सेटलमेंट बाढ़ के खतरों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। लेकिन इस मामले में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे पायदान पर आता है। इसके साथ ही भारत 1985 से लेकर 2015 के बीच फ्लड प्रोन क्षेत्रों का अतिक्रमण करने के मामले में चीन और वियतनाम के बाद तीसरा देश है। इससे पता चलता है कि भारत को बाढ़ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जोखिम का सामना करना पड़ रहा है और अगर उचित सावधानी नहीं बरती गई तो भविष्य में ये जोखिम बढ़ेगा। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या किया जाना चाहिए। इन जोखिमों से निपटने में पहला महत्वपूर्ण कदम ये होना चाहिए कि फ्लड प्रोन क्षेत्रों को पहचाना जाए और ये स्वीकार किया जाए कि शहरी विस्तार ऐसे इलाकों का अतिक्रमण कर रहा है और फिर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर प्लानिंग के साथ शहरी विस्तार योजनाओं पर अमल किया जाए। हाल ही में लंबाडी कढ़ाई चर्चा में आई है। घबराइए मत, हम बुलेटिन में आपको कढ़ाई करना नहीं सिखाएंगे। हम यहाँ लंबाडी कढ़ाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं लंबाडी शब्द का मतलब क्या है। हालांकि कई जगह इसे लंबानी भी पढ़ा जाता है। देखिए, परंपरागत रूप से लंबाडी एक खानाबदोश जनजाति थी। वे अफगानिस्तान से गुजरात और राजस्थान आए और फिर मुगल सेना के साथ दक्षिण की ओर चले गए। एक थियरी ये भी कहती है कि लंबाडी एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है जो मूल रूप से मारवाड़ से आई थी। इन्हें बंजारों के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में रहते हैं। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, खासतौर पर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में, तो आपने अपने शहर के बाहर बंजारों के ग्रुप को जरूर देखा होगा। ये कई जगह लोहार का काम करते हैं और लोहे के चाकू, बर्तन वगैरह बेचते हुए नजर आते हैं। अगर आपने इनके कपड़ों पर ध्यान दिया हो तो आपने पाया होगा कि इनके महिलाओं के कपड़ों पर एक विशेष तरह की कढ़ाई होती है और इनके कपड़ों पर कढ़ाई के साथ कांच का काम भी पाया जाता है। इसी कढ़ाई को लंबाडी कढ़ाई कहा जाता है। सामान्यतः लंबाडी कढ़ाई में पैच वर्क, बीड वर्क और कढ़ाई एक साथ शामिल होती है। ये कढ़ाई में रंगीन धागे, दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। लंबाडी कढ़ाई में सुंदर पैचवर्क बनाने के लिए अनुपयोगी कपड़े के छोटे टुकड़ों को बहुत ही कुशलता से एक साथ सिलाई करना भी शामिल है। आप इसको रिसाइकलिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं। अगर हम तमिल लंबाडी कढ़ाई की बात करें तो इसमें कढ़ाई डिजाइन सभी ज्यामितीय पैटर्न के होते हैं। मतलब इसमें स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का पैटर्न देखा जाता है। एक बात और,
तमिल लंबाडी कढ़ाई आंध्र प्रदेश के मंजारो या कर्नाटक के लंबाडी के जैसे नहीं है। तमिल लंबाडी कढ़ाई के डिजाइन अधिक भरे हुए दिखेंगे। इनकी कढ़ाई में स्थानीय जंगलों, पक्षियों, फलों और फूलों की आकृति भी दिख जाती है। इसी से रिलेटेड एक सुंदर लंबानी कढ़ाई है। यह कर्नाटक के संदूर क्षेत्र की एक विशिष्ट प्रकार की लंबानी कला है। इसको वर्ष 2010 में जीआई टैग प्रदान किया गया था और इसी साल जुलाई में कर्नाटक के हम्पी में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक में 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों ने लंबानी वस्तुओं का प्रदर्शन किया था और यह प्रदर्शन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। लूसी अंतरिक्ष यान चर्चा में है। नासा ने हाल ही में बताया कि लूसी अंतरिक्ष यान एक एस्टेरॉयड डिंकनेश या डिंकी के पास से सफलतापूर्वक गुजर आया है। ये एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित एक छोटी अंतरिक्ष चट्टान है। ध्यान रखिए कि यह अंतरिक्ष यान किसी भी एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह पर नहीं उतरेगा और न ही ये किसी क्षुद्र ग्रह से नमूने ले आएगा। लूसी की मदद से नासा डिंकी जैसे नजदीकी क्षुद्र ग्रहों के केवल पास से गुजरेगा और इनकी स्टडी करेगा। लूसी भविष्य में 10 अलग अलग क्षुद्र ग्रहों के पार ऐसी उड़ानें भरेगा। नासा की स्टडी का मुख्य लक्ष्य ऐसे ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के पास उड़ान भरना है जो बृहस्पति के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिक इन ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के बारे में और अधिक जानने में रुचि रखते हैं क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के प्राचीन अवशेष हैं और इनसे सौर मंडल के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। चलिए लूसी मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। नासा ने लूसी को 2 साल पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था। इस अंतरिक्ष यान का नाम 1970 के दशक में इथोपिया में पाए गए मानव पूर्वज के 3.2 मिलियन वर्ष पुराने कंकाल के अवशेषों के नाम पर रखा गया है। नासा का लूसी मिशन हमारे सौर मंडल के अतीत के रहस्यों को उजागर करने के उसके महत्वाकांक्षी प्रयास का हिस्सा है। लूसी उस विस्तृत मिशन की शुरुआत मात्र है। देखिए, नासा का लूसी मिशन साइकी मिशन की तरह नहीं है। यह साइकी मिशन से अलग है। नासा का साइकी मिशन 16 साइकी नाम के क्षुद्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान को भेजने की योजना है। 16 साइकी एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है। नासा का यह मिशन क्षुद्र ग्रह का विस्तृत अध्ययन करने वाला अपनी तरह का पहला मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य हमारे सौर मंडल में चट्टानी पिंडों के निर्माण के बारे में अधिक जानने में मदद करना है। क्षुद्र ग्रह साइकी एक ग्रह के धातु समृद्ध आंतरिक भाग का हिस्सा हो सकता है या दूसरे शब्दों में 16 साइकी पृथ्वी जैसे ही किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है। अनुमान है कि यह ऐसा ग्रह हो सकता है जो अपने प्रारंभिक निर्माण के दौरान अन्य बड़े पिंडों से टकराया होगा और अपना बाहरी चट्टानी आवरण खो बैठा होगा। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। स्वदेशी रूप से विकसित रूस्टर ड्रोन को भारतीय सेना की उत्तरी कमान को सौंपा जाएगा। रूस्टर ड्रोन अद्वितीय क्षमता रखता है। यह रोबोट की तरह जमीन पर घूम सकता है और ड्रोन की तरह हवा में उड़ सकता है। साथ ही इन ड्रोन में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर स्वदेशी है जो विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करेगा। ड्रोन की रेंज 400 मीटर होगी। यह ड्रोन भारतीय सेना के निगरानी कार्यों की क्षमताओं को बढ़ाने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा। दुनिया के सबसे दक्षिणी महाद्वीप पर चीन ने 5वें रिसर्च स्टेशन के निर्माण के लिए एक मिशन भेजा है। इस रिसर्च स्टेशन को रोस सागर के तटीय क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। यह चीन का अब तक का सबसे बड़ा अंटार्कटिक अभियान है। यह केंद्र अंटार्कटिक के वायुमंडलीय और समुद्री पर्यावरण के साथ साथ वहां की जैविक और पारिस्थितिकीय स्थितियों की निगरानी और अध्ययन करेगा। आपको बता दें कि भारत भी अंटार्कटिक क्षेत्र में 3 स्थायी रिसर्च स्टेशन स्थापित कर चुका है। क्रा स्थल संधि यानी क्रा स्थमस एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने क्रा स्थल संधि पर एक भूमि पुल की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रारंभिक विचार अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ने वाली 90 किलोमीटर लंबी नहर का था, लेकिन अब इसके स्थान पर भूमि पुल पर विचार किया जा रहा है जिससे दोनों ओर बड़ी क्षमता वाले बंदरगाह या शिपिंग टर्मिनल को जोड़ा जा सके। क्रा स्थल संधि मलय प्रायद्वीप का सबसे सकरा हिस्सा है। इसकी सीमा पश्चिम में अंडमान सागर और पूर्व में थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक वाली वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किया। पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9%, मृत्यु में 9.4% और चोटों में 15.3% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल हर घंटे तकरीबन 53 एक्सीडेंट हुए और 19 मौतें हुई। इन दुर्घटनाओं के बढ़ने के पीछे तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाना,
नशे की हालत में गाड़ी चलाना और यातायात नियमों का पालन न करना है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित किया। इस बार एक नया पैरामीटर यानी SFSI रैंक पैरामीटर जोड़ने के बाद 20 में से लगभग 15 राज्यों ने 2019 की तुलना में बहुत कम स्कोर किया है। यह सूचकांक 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को मापता है। इसे देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए 2018-19 में शुरू किया गया था। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा संदूर लंबानी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी कैंसर से लड़ने वाली थेरेपी नेक्सकार 19 के विकास में किस IIT का हाथ है? IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? बनारस और कोच्चि, चंडीगढ़ और इंदौर, ग्वालियर और कोझिकोड या फिर पटना और आगरा? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्वालियर और कोझिकोड। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, वायु प्रदूषण की खबरों में अक्सर आने वाले अल्ट्रा फाइन कण क्या हैं? ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 0.1 माइक्रोन से छोटा है, ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 1 माइक्रोन से छोटा है, ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 1.5 माइक्रोन से छोटा है, या फिर ये ऐसे कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन से छोटा है। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।